हाय स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ रहे थे 9th क्लास का 6th चैप्टर जिसका नाम ऊतक था, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पादप ऊतक कंप्लीट कर चुके थे सारे। इससे पहले जो हमने पादप ऊतक पढ़ा था, जटिल ऊतक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जाइलम, फ्लोएम, और साथ में मैंने आपको एपिडर्मिस के बारे में भी बताया था। और उसी के साथ हमारा पादप ऊतक पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट ऊतक। जो हमने क्लासिफिकेशन बताया था, ऊतक को मेनली 2 भागों में बांटा गया था। तो दूसरा पॉइंट था हमारा जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक का मैंने क्लासिफिकेशन भी बता दिया था आपको कि एपिथेलियली ऊतक क्या होते हैं, संयोजी ऊतक में क्या कौन कौन से ऊतक आएंगे, पेशी ऊतक में क्या आएंगे और तंत्रिका ऊतक में क्या आएंगे। तो आज हमें एपिथेलियली ऊतक को डिटेल में पढ़ना है। तो जो एपिथेलियमी ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, तो एपिथेलियमी ऊतक हमारे बाह्य आवरण को बनाते हैं या बाह्य रक्षा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। जैसे हमारी त्वचा के अंदर जो भाग हैं उनको रक्षा प्रदान करने का काम कौन करते हैं, एपिथेलियमी ऊतक करते हैं। शरीर के अंदर अंगों तथा गुहिकाओं को ढकने का काम भी ये करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नलिकाएं हैं, जैसे कि श्वास नली, वो और भी नलियाँ होती हैं। इन सभी को ढकने का काम यानी बाहरी आवरण कौन प्रदान करता है, ये गुहिकाएं करती हैं। अब हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं, तो शारीरिक तंत्रों को अलग अलग करने के लिए, वरना अगर ये नहीं होगा एपिथेलियमी ऊतक तो सारे तंत्र आपस में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और इनके काम भी आपस में मिक्सचर हो जाएंगे। तो इनको अलग करने के लिए किस ऊतक का उपयोग किया जाता है, एपिथेलियमी ऊतक का उपयोग किया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है एपिथेलियमी ऊतक हमारा, देखो ये लिखा है, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिका नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिकाओं, वक्रीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, जितने भी तंत्र और जितने भी हमारे अंदर स्ट्रक्चर दिए रहते हैं, इनको अलग अलग करने के लिए इनके ऊपर क्या पाया जाता है, एपिथेलियमी ऊतक पाया जाता है। तो ये जितने भी दिए हैं नाम, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, एपिथेलियमी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। ये सभी अलग अलग करने का काम करता है। जैसे कि त्वचा है, मुंह है, आहार नली है, रक्तवाहिका है। अब आहार नली और रक्तवाहिका इन दोनों को अलग अलग कौन कर रहा है, बाहरी जो आवरण होगा वही तो अलग करेगा। तो बाहरी आवरण किससे बना होता है, एपिथेलियमी ऊतक से। तो एपिथेलियमी ऊतक क्या करता है, इन सभी को अलग अलग करने का काम करता है। कोशिकाएं सही अनवरत परत बनाती हैं, और कोशिकाएं क्या बनाती हैं, एक अनवरत परत का निर्माण, और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान लेते हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, इतना ही याद रखना है एपिथेलियमी ऊतक के बारे में। 5-6 पॉइंट क्या क्या रखोगे। सबसे पहले आप, यह बाह्य रक्षा प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट, शरीर के अंदर अंगों तथा गुहिकाओं को ढकने का कार्य करता है। शरीर तंत्रों को अलग करता है। कौन कौन से शारीरिक तंत्र हैं, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिका, अस्तर, कुपिका, वक्र नली आदि को अलग अलग करने का काम करता है, और सभी कोशिकाओं को अनवरत परत बनाता है। तो इतना आपको केस में करना है, एपिथेलियमी ऊतक के बारे में लिखना है। अब एपिथेलियमी ऊतक को भी कितने भागों में बांटा गया है, 5। मैंने बताया था 5 भाग हैं इसके। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, देखो ये डायग्राम दिए हैं। पहला होता है सल्की, पहला क्या होता है, ये सल्की। दूसरा है घनाकार, ये नीचे दिया है घनाकार। तीसरा है इसका ही टाइप स्तंभाकार, पक्षमाभी और ग्रंथिल। तो पहला पढ़ेंगे हम सल्की। सल्की को भी 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, सरल सल्की और स्तरीय सल्की। तो सरल सल्की क्या होते हैं, कि एक सिंगल लेयर का बना होता है। देखो ये दोनों डायग्राम साथ में देखो, सरल सल्की और घनाकार, सॉरी घनाकार बाद में आएगा, पहले हम इसी के 2 टाइप पढ़ लेते हैं। जैसे ये सल्की है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सरल और एक होता है स्तरित। तो जो सरल सल्की है वो क्या होता है, एक सिंगल लेयर का बना होता है, और ये किस किस का निर्माण करता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, रक्त नलिकाओं, कुपिकाओं, आहार नली, मुंह का अस्तर बनाता है। ये कैसा होता है, कोमल होता है। तो सरल सल्की जो है वो कोमल होता है, सिंगल लेयर का बना होता है। तो ये पतला होता है दिखने में, और ये कोमल चीज़ें जैसे रक्त नलिका है, कुपिकाएँ हैं, आहार नली, मुंह का अस्तर आदि को बनाता है, ये आदि में पाया जाता है। और ये कैसा होता है, कोमल होता है। पदार्थों के वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा संवहन का कार्य भी करता है। क्या करता है, ये पदार्थों के वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जहाँ से कुछ वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो में से कुछ पदार्थों को अपने में से जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती, वो होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ये क्या करता है, पदार्थों के वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा संवहन का कार्य करता है। कौन, सरल सल्की ऊतक होता है जो। और दूसरा होता है स्तरी
स्तरित सल्की ऊतक। तो स्तरित सल्की ऊतक क्या करता है, स्तरित सल्की ऊतक मोटा होता है, ये कई लेयरों से मिलकर बना होता है। सरल सल्की सिंगल लेयर से बना होता है, ये कई लेयरों से मिलकर बना होता है। त्वचा स्तरित सल्की ऊतक से बना होता है। त्वचा किससे बनी है हमारी, त्वचा हमारी कैसी होती है, कठोर होती है, थोड़ी मोटी होती है। तो सरल सल्की की अपेक्षा स्तरित सल्की कैसा होता है, थोड़ा कठोर होता है। तो त्वचा जो है वो हमारी सरल सल्की की, स्तरित सल्की की बनी होती है। आपसे इसमें से ये पूछा जा सकता है कि सरल सल्की से कौन सा भाग बना होता है। तो त्वचा किससे बनी है हमारी, त्वचा हमारी बनी है स्तरित सल्की से। और अगर पूछा जाए रक्त नलिकाएं, कोशिकाएं, ये किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है सरल सल्की से। तो आपको ये भाग याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ किससे बनी है, किस ऊतक से बनी है। और ये स्तरित सल्की क्या करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। ये कठोर होता है तो हमारे अंगों को, शरीर के तंत्रों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके बाद सेकंड जो उसका टाइप था वो था हमारा घनाकार, घनाकार सल्की। तो घनाकार क्या होते हैं, देखो वक्र नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर को यांत्रिक सहारा देते हैं। जो घनाकार सल्की ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, वक्र नली और लाल ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती हैं। लाल ग्रंथि की नली को अस्तर को यांत्रिक सहारा देते हैं, ये सहारा देने का काम करते हैं। और ये कैसे होते हैं, देखो ये दिख रहा है डायग्राम, थोड़े मोटे होते हैं। यह अवशोषण और उत्सर्जन में भी मदद करते हैं। तो इनकी 2-2, 3-3 लाइनें आपको याद कर लेनी है। तो इसका काम क्या हो जाएगा, ये अस्तर यांत्रिक सहारा देते हैं किसको, लार ग्रंथि और वक्र नली को। इसके बाद है हमारा स्तंभाकार। स्तंभाकार को क्या बोलते हैं हम, घनाकार भी, स्तंभाकार को हम पक्षमाभी और स्तंभाकार थोड़े सेम है। अभी बताती हूँ मैं पक्षमाभी, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो स्तंभाकार क्या है, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। जो स्तंभाकार हैं वो देखो घनाकार की अपेक्षा थोड़ी लंबी कोशिकाएं हैं। इसमें देखो इतनी छोटी छोटी हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, इसमें ये थोड़ी लंबी हो जाती हैं कोशिकाएं। इस तरीके से स्तंभाकार लंबे लंबे स्तंभ जैसे बना लेती हैं। तो स्तंभाकार, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, अवशोषण व स्त्राव का कार्य करती हैं। अवशोषण और स्त्राव के कार्य में ये क्या करती हैं, मदद करती हैं। और क्या है, आंत का भीतरी स्तर बनाती हैं। जो छोटी आंत होती है उसका भीतरी स्तर ये स्तंभाकार कोशिकाएं बनाती हैं। अब पक्षमाभी क्या होता है, जब स्तंभाकार कोशिकाओं के ऊपर सीलिया बन जाते हैं, सीलिया लगे हुए दिखाई देते हैं, तो उसको हम पक्षमाभी बोलते हैं। और पक्षमाभी को ही इंग्लिश में हम सीलिया बोलते हैं। देखो जैसे ये स्तंभाकार है, इस पर ऊपर ये इस तरीके से सीलिया लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पक्षमाभी ऊतक हो जाते हैं। तो देखो वैसे स्तंभाकार, ऐसे स्तंभाकार एपिथेलियमी जिसमें पक्षमाभ होती है या सीलिया लगे होते हैं, उनको ही हम पक्षमाभी बोलते हैं। सीलिया मतलब ये क्या करते हैं, गति में मदद करते हैं। ये श्वास नली में पाए जाते हैं, ये श्वास नली में पाए जाएंगे। जब भी कोई भोजन जाएगा तो ये सीलिया मूवमेंट करके उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे वो आगे अपनी प्रोसेस बढ़ा सके, खाना आगे जाता है। पक्षमाभी गति में श्लेष्म को आगे स्थानांतरित करते हैं। ये क्या करते हैं, पक्षमाभी गति में जो श्लेष्म होता है म्यूकस, उसको आगे जाने के लिए मदद करते हैं। ये सीलिया जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे, कोई भी चीज़ है वो उसको आगे ट्रांसफ़र सीलिया के द्वारा कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्थानांतरण में मदद करते हैं। कौन, पक्षमाभी। तो ये 4 हमारे क्लियर हो गए। स्तंभाकार और पक्षमाभी दोनों सेम है, लंबाई दोनों की बराबर होती है, बस उस पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। अब आता है ग्रंथिल। कभी कभी अंदर की ओर मुड़ जाती हैं कोशिकाएं, क्या होती हैं, कभी कभी अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करती हैं और बहुत सारी बहुकोशिकीय ग्रंथियों का निर्माण करने लगती हैं। बहुकोशिकीय ग्रंथियों का निर्माण करती हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का स्त्राव होता है। इसे ग्रंथिल ऊतक कहते हैं। अब कोशिकाओं की संरचना के आधार पर थोड़ा चेंज हो जाता है। जो कोशिकाएं थी गति कर रही थी, अब क्या है, कभी कभी ये क्या होती हैं, अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, अंदर की ओर मुड़ जाएंगी और बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण कर लेती हैं। और जो ये बहुकोशिकीय ग्रंथि होती है, इससे क्या होता है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का स्त्राव होता है। इसी बहुग्रंथि को क्या कहते हैं, हम ग्रंथिल ऊतक कहते हैं। तो ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। 5 मैंने टाइप बताए थे अभी आपको, किसके, एपिथेलियमी ऊतक के। तो ये 5 टाइप इसके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन बताया था जंतु ऊतक का, सेकंड संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ये दिया है, देखो संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक, मुख्य रूप से संयोजी ऊतक को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो संयोजी ऊतक को 4 भागों में बांटा गया था। तो उसका पहला था तरल संयोजी ऊतक, दूसरा था कंकाली, तीसरा था गर्तिकामय और चौथा था वसामय। अब इन चारों को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहले हम देखेंगे सरल संयोजी ऊतक होते क्या हैं।
तो संयोजी ऊतक क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों को बांधने का काम करता है या आधार प्रदान करने का कार्य करता है या पैक करने का काम करता है। कौन? संयोजी ऊतक। संयोज मतलब जोड़ना, तो क्या करता है? ये अंगों को बांधने का काम करता है। तो जैसे कि हमारे शरीर में रक्त है, रक्त क्या करता है? सभी अंगों तक रक्त लेके जाता है O2, तो ये क्या करता है? पूरे शरीर को, सिस्टम को एक दूसरे से बांध कर रखने का काम करता है या पैक करके रखने का काम करता है। सेल आपस में कम जुड़ी होती हैं तथा अंतरकोशिकीय धात्री में धसी होती हैं। इसकी सेलें आपस में कम जुड़ी होती हैं और मैट्रिक्स में धसी हुई रहती हैं। यह मैट्रिक्स जेली की तरह सघन या कठोर हो सकता है। ये मैट्रिक्स है जो अधात्री है वो कैसा भी हो सकता है। तरल रूप में होगा तो रक्त हो जाएगा, सघन होगा, या फिर कठोर भी हो सकता है। रक्त के कई रूप होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट क्या था हमारा? तरल संयोजी ऊतक। तो तरल संयोजी ऊतक जो है, तरल संयोजी ऊतक पहला था इसमें, तरल संयोजी। तरल संयोजी में हमें पढ़ना था रक्त, ठीक है। अब इस रक्त को पढ़ेंगे हम, तो इसको भी इनने दो भागों में बांटा है। रक्त को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पहला है प्लाज्मा और दूसरा होता है सस्पेंडेड पार्टिकल। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? देखो, प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स होते हैं, जबकि सस्पेंडेड पार्टिकल में RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं? थक्का जमाने का काम। किसका? रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। जितना बुक में दिया है हम उतना समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं। वैसे इनके और भी फंक्शन हैं, डीप पढ़ोगे आप 10th क्लास में। तो इसमें क्या काम होता है रक्त का काम होता है पचा हुआ भोजन, O2 उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। तो आपको पता है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। रक्त में O2 घुली रहती है, इसीलिए हमारे शरीर में O2 एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाती है। तो रक्त के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। देखो यहाँ पर भी दिया है, रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स भी होते हैं। प्लाज्मा में मैंने लिखा है, देखो शॉर्ट में, प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त गैस शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम या संवहन का काम करता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या था। तो रक्त के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें क्या क्या होता है? RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, प्रोटीन, साल्ट, हार्मोन, और ये क्या करते हैं? पचे हुए भोजन, O2 उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 23 आपकी बुक में दिया है। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट संयोजी ऊतक। नेक्स्ट संयोजी ऊतक हमारा क्या है? कंकाली ऊतक। कंकाली ऊतक क्या है? 2nd नंबर का संयोजी ऊतक है कंकाली। और कंकाली ऊतक को भी दो भागों में बांटा था, अस्थि और उपास्थि। अस्थि और उपास्थि। तो अस्थियाँ कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, पहले तो आप ये याद रखना है। और उपास्थि कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद अस्थि क्या करती हैं? अस्थि पंजर मांसपेशी को सहारा देती हैं। अस्थियाँ अस्थि पंजर और मांसपेशियों को सहारा देने का काम करती हैं। मजबूत तथा कठोर होती हैं। अस्थियाँ मैंने ऊपर लिखवा दी। तो ये कैसी होती हैं? मजबूत और कठोर होती हैं। इनकी मैट्रिक्स में सेल किसकी? कैल्शियम व फॉस्फोरस की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस कैसे होते हैं? उसको कठोर बना देते हैं अस्थि को। अब उपास्थि क्या होती है? देखिए, उपास्थि लचीली होती है। सेल के बीच पर्याप्त स्थान होता है। सेल के बीच पर्याप्त स्थान होगा तभी तो इसमें लचीलापन आता है। अगर स्थान ही नहीं होता तो क्या है? एक दूसरे से चिपकी हुई होती है और ये लचीली नहीं होती, कठोर हो जाती। तो इनके बीच में, सेलों के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। मैट्रिक्स में प्रोटीन और शर्करा क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। अस्थियों को जोड़ को चिकने बनाने में उपास्थि मदद करती है। अब जो अस्थियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे दो अस्थियाँ आपस में जुड़ी हैं, ये इसके जोड़ को चिकना बनाने में कौन मदद करता है? उपास्थि मदद करती है। घर्षण नहीं होता, ये चिकना बना देती हैं जिससे ये अधिक टाइम तक काम कर सके। तो ये हमने पढ़ लिया इतना इसमें, अस्थि उपास्थि। और हमारा ये सेकंड था इसका संयोजी ऊतक का सेकंड भाग, कंकाली ऊतक, अस्थि उपास्थि। अब इसमें आए गर्तिका में और वसा में। ये दोनों भाग हम बाद में पढ़ते हैं।
आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप बाकी के पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक ये भी हम कंप्लीट करवाएंगे, साथ में गर्तिका में और वश्य ऊतक भी। तो एक वीडियो और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।